लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में N/P रेशियो स्टडी कर लिया था। N/P रेशियो ये मैंने बता दिया था इसके बारे में, और मैंने कहा था जो स्टेबिलिटी बेल्ट होती है, जो स्टेबिलिटी बेल्ट होती है N/P, स्टेबिलिटी बेल्ट जो होती है 1 to 20 तक, 1 to 20 तक, Z इक्वल टू 1 to 20 तक तो N इक्वल टू P रहता है, N इक्वल टू P रहता है। उसके बाद दिस लाइन शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स न्यूट्रॉन साइड, इस तरह से न्यूट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये N इक्वल टू P वाली लाइन है। अब जो भी न्यूक्लियाई इस स्टेबिलिटी बेल्ट के इधर है, जो न्यूक्लियाई इस स्टेबिलिटी बेल्ट के इधर है वो अनस्टेबल है, और जो इधर है वो भी अनस्टेबल है, जो ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूं मैं। जो इधर वाले हैं, जो इधर वाले हैं, इनमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, यानी इनका N/P रेशियो ज्यादा है। ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, ये वाली, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो कल मैंने येलो लाइन से शो किया था, वही स्टेबल है। और जो इधर है उसका N/P रेशियो ज्यादा है, इसका N/P रेशियो ज्यादा है, और जो इधर है इसका N/P रेशियो कम है। तो इसलिए इसका N/P रेशियो कम है, तो इस वजह से इधर जो है, इधर क्या होगा, N/P रेशियो कम करना है तो न्यूट्रॉन बाहर जाएंगे, न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। न्यूट्रॉन एक्चुअली में निकलता नहीं है, कैसे होगा मैं अभी आगे बताऊंगा इसका। इस केस में N/P रेशियो को कम करना है हमें, और इस केस में N/P रेशियो को बढ़ाना है ताकि वो स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाए, इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आ जाए न्यूक्लियाई। कल मैंने बताया था पूरा कि 1500 न्यूक्लियाई के आसपास है, जिसमें से 275 ही सिर्फ क्या है, स्टेबल है, जिसमें से 275 ही अप्रोक्सीमेटली स्टेबल है। और कल मैंने प्रूफ भी किया था कि इवन इवन वाले 165 होते हैं, और इवन ऑड वाले सिर्फ 55 होते हैं, ऑड इवन वाले 50 होते हैं, और ऑड ऑड वाले सिर्फ 5 ही स्टेबल है। 1H2 था स्टेबल, 3Li6 था, और 5B10 था, 7N14 था, और एक था टेंटेलम 73, टेंटेलम 180, 73 टेंटेलम 180, ये स्टेबल थे सिर्फ। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे, आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे अल्फा एमिशन अगर होगा तो क्या होगा। इसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे अगर अल्फा एमिशन होगा तो क्या होगा, अल्फा एमिशन। और मैं तुम्हें कल डायरेक्ट बता चुका हूं, चाहे अल्फा एमिशन हो, प्रोटॉन एमिशन हो, अल्फा एमिशन हो, पॉजिट्रॉन एमिशन हो, या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, हर केस में N/P रेशियो बढ़ता है, हर केस में N/P रेशियो बढ़ता है। सिर्फ बीटा एमिशन में N/P रेशियो कम होता है, ओनली इन केस ऑफ बीटा एमिशन N/P रेशियो कम होता है। तो इसमें हमें पता है कि आंसर N/P रेशियो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था 6C, सपोज मैंने ले लिया 6C14, 6C14 बना, इसके अंदर 2He4 अल्फा पार्टिकल, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस। अब क्या आएगा इसमें, यहाँ पे अगर x है तो x की फिलिंग करनी है, क्या आएगा इसमें, 4x10। हाँ 4x10, 4 किसका होता है, बेरिलियम का, तो यहाँ पता है मैं इसलिए लिख देंगे 4Be10, इस तरह से लिख लेंगे 4Be10। अब ये आ गया, ये आ गया। अब तुम चाहो तो N/P रेशियो निकाल के देख लो, इधर कितना है N/P रेशियो, N/P रेशियो इधर कितना है, इधर N/P रेशियो हमारा है 8/6, 1.33। और इधर निकालो N/P रेशियो, ये होता है पेरेंट न्यूक्लियाई, ध्यान रखना, पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये होता है हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बनेंगे कि किसी भी पार्टिकल से अल्फा एमिशन हो गया तो अब वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, अब वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा। अगर वो पहले था 14th ग्रुप में, अब वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, निकालोगे ना आंसर। ये 14th में था तो अब 2 ग्रुप पीछे आ जाएगा, और कब कहाँ आ जाएगा, 12th ग्रुप में। किसमें आ जाएगा, 12th ग्रुप में। समझ नहीं है, तो ये चीज झांकती है इसके अंदर। अगर अल्फा एमिशन होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई, जो डॉटर न्यूक्लियाई है, इट विल लाई लेफ्ट, लेफ्ट टू 2 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। वो उसकी पोजीशन क्या जाएगी, इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, इट विल शिफ्ट 2 पोजीशंस लेफ्ट साइड ऑन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर, 2 पोजीशन उसकी पीछे चले जाएंगे, 2 पोजीशन लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। बात समझ आ गई कि नहीं। अगर 16वें ग्रुप का है और अल्फा एमिशन हुआ तो कहां जाएगा,
14 ग्रुप में। 18 ग्रुप का है, अल्फा मिशन हुआ, कहाँ जाएगा? 16 ग्रुप में। समझ आएगा कि नहीं है? अगर वो मान लो फर्स्ट ग्रुप का है, अल्फा मिशन हुआ, तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट ग्रुप का है, अल्फा मिशन हुआ, कहाँ आ जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई? बोलो कहाँ आएगा? बोल अक्षय, दक्ष। हाँ 17 ग्रुप में। बोला करो आंसर जल्दी थोड़ा। कहाँ पे आ जाएगा वो? 17 ग्रुप में। क्लियर? अब वो आ जाएगा 17th ग्रुप में। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अभी इधर 1.33 है, अब इधर कितना हो जाएगा? 4BE10 में। 4BE10 में कितना हो जाएगा? 6/4। कितना आ गया? 1.5 बढ़ गया कि नहीं है? तो हर केस में अगर अल्फा मिशन हो रहा है, अगर अल्फा मिशन हो रहा है तो N/P रेशियो बढ़ जाएगा। अगर अल्फा मिशन हो रहा है तो N/P रेशियो बढ़ जाएगा। दो बातें जो बताई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये। पहली बात क्या बताई मैंने? कि अब इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। दूसरा, N/P रेशियो बढ़ जाएगा। तो N/P रेशियो बढ़ाना है तो अल्फा मिशन करा दो, तो अल्फा मिशन करा देंगे, N/P रेशियो बढ़ जाएगा। N/P रेशियो बढ़ जाएगा इससे, अगर हमें बढ़ाना है इसको। तो अगर मान लो कोई न्यूक्लिया इधर है, उसको इधर स्टेबिलिटी बेल्ट पे पहुंचाना है, तो N/P रेशियो मेरे को बढ़ाना है। N/P रेशियो बढ़ाना है तो क्या करेंगे? इसमें से अल्फा मिशन करा देंगे। क्या करा देंगे? अल्फा एमिशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे अभी इसी के अंदर। और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आती है अल्फा मिशन के अंदर, वो यूरेनियम की आती है एग्जांपल। वो कल मैंने लिखी भी थी। यूरेनियम है 92 238, 92 238। अगर इसमें अल्फा मिशन होता है, अगर इसमें अल्फा मिशन होता है तो बनेगा 2He4। अल्फा मिशन हो गया। साथ में क्या आएगा इधर बताना जरा? साथ में क्या आएगा? 90 सोडियम 230, 90 हाँ थोरियम 90 आएगा 234, सोडियम 234 और 90। हाँ ये आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा। ये ध्यान रखना चीज का। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो है, इसमें जो मास है ना, डेल्टा एम जो आता है, डेल्टा एम, जो डेल्टा एम आता है इसके अंदर, वो कम आता है। जैसे यानी मास ऑफ यूरेनियम अगर हम निकालें, मास ऑफ यूरेनियम निकालें माइनस मास ऑफ थोरियम निकालें प्लस मास ऑफ हीलियम, ये अगर हम निकालते हैं ना, अगर हम ये निकालते हैं तो मास जो है वो कम आता है थोड़ा सा। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी लेसर। ये वैल्यू जो आती है ना, जीरो आनी चाहिए कि नहीं वैल्यू? ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 जीरो आनी चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं आती। ये वैल्यू जीरो नहीं आती। बहुत कम यहाँ पे मास जो है लॉस हो जाता है। बहुत कम मास यहाँ पे लॉस हो जाता है। जैसे ये जो जितना था इधर, इधर जो आता है वो बहुत कम जो है, हल्का। जैसे अभी ये 238 है ना, तो 238 का आ गया 279, 270, 37, 237.99 ऐसे आता है। तो जैसे 0.002 AMU इतने मास का लॉस होता है। इतना मास जो है कम आता है, इतना मास ये कम आता है, कम आता है। तो इसलिए ऐसा दिया गया है कि एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। ये यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है ये मास। और मास जब एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है, सबको रिलेशन पता है, कौन सी रिलेशन होती है वो? E is equal to mc²। हाँ सबको पता है रिलेशन कि MC डेल्टा Q जो है, नेट एनर्जी जो है वो होती है डेल्टा M और C²। डेल्टा M जो मास लॉस हुआ है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में। तो डेल्टा M C² लगता फॉर्मूला। और अगर इसमें मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो ध्यान देंगे इधर। सपोज यहाँ पे जो यूरेनियम का मास है, यूरेनियम का मास जो है वो दे रखा है सपोज 238 पॉइंट, ये क्वेश्चन है बुक का एक, 238.0508, ये एग्जैक्ट मास इसका। और जो अल्फा का मास है, अल्फा पार्टिकल का मास है वो है 4.002, 4.002 U। AMU मतलब U एक ही बात है। और जो थोरियम का मास है वो आता है 234.043। अब तुम जब डेल्टा एम निकालोगे, डेल्टा एम निकालोगे कितना आ जाएगा? हल्का सा कम आएगा कि नहीं? डेल्टा एम हल्का सा कम आ जाएगा। निकालोगे डेल्टा एम इसमें?
डेल्टा एम कितना है निकाला, किसी ने बोल देंगे बार आंसर? 0.0052 बोलो। चलो चलो जो भी है, ये आ गया डेल्टा एम। इतना 58 मास सर। कम हो गया, इतना मास कम हो गया ना। नाउ दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा, एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा ये मास, तो मैं निकालूंगा एनर्जी जो आएगी इसकी, यानी Q 0.0058 आएगा, एक बार चेक कर लेना। यस सर 8 आएगा। Q आ गया 0.00, डेल्टा आ गया 0.0058 U। ये बहुत कम लॉस हुआ। नाउ Q विल बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। Q क्या आ जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर। एक्चुअल में ये बाइंडिंग एनर्जी आती है यहाँ पे, डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना, वो टफ बनता है थोड़ा सा, तो मैं मान लेता हूँ इसको डेल्टा एम इंटू 930। सी की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? सी की वैल्यू सबको पता है 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं प्रूफ कर दूं कि समझ आ गया? ये प्रूफ कर दूं कि समझ आ गया? चलो एक बार देख लो। मैंने बोला कैलकुलेट एनर्जी फॉर, ये एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये आगे जाके टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी का। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU मास लॉस। 1 AMU की मास लॉस अगर होता है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? मान लो ये क्वेश्चन ही आ जाता तुम्हारे पास। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU मास लॉस। तो 1 AMU के लिए मास लॉस हुआ है, तो एनर्जी क्या आएगी? डेल्टा एम सी स्क्वायर। 1 AMU के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर, 1 इंटू सी का स्क्वायर। AMU में दे रखा है 1 AMU कितना होता है, सबको पता है ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में। सी का स्क्वायर है यानी 9 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। 3 इंटू 10⁸ होता है ना, 16 आ जाएगा। ये आ गया। ये किसमें आ गया? मीटर में, मीटर सेकंड स्क्वायर में आ गया। अब इसके बाद मेरे को कन्वर्ट करना है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से इसे डिवाइड करूंगा। और मेरे को निकालना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं डिवाइड करूंगा 10⁻6 से और डिवाइड करूंगा इसको। ये आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक बार चेक करना कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, 931.5 के आसपास आ रहा है कि नहीं? देख लेते, मैं इसको कैंसिल मान रहा हूँ इसको। ये जैसे ये 1.6 से 1.6 कैंसिल, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और उसके अलावा ये कितने आ रहा है चेक करना एक बार। 10 हो गया, 17 हो गया, 19 आ गया ना, 900 के आसपास कुछ आ 930 गया ना। हाँ हाँ 900 वही, 900 हाँ 900 तो अप्रोक्स वो आ जाएगा। हाँ तो 931.5 आता है। ये कुछ वैल्यूज ढंग से पुट करेंगे ना तो 931.5 आ जाएगा। समझ आ गया मैंने ऊपर डायरेक्ट जो लिखा है? ऊपर समझ आ गया मैंने क्या लिखा है डायरेक्ट? ये सी स्क्वायर को अगर एक एएमयू का लॉस होता तो लॉस कितना होता? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम का अगर लॉस होगा तो इनटू क्या कर देंगे? 931.5। नहीं समझ आई बात? आगे सर। ये बात समझ आ गई ना? तो ये ध्यान रखना, इतना लॉस हो गया। तो ये याद कर लेना, ये डेरिवेशन भी कर दी इसकी कि 1 AMU जो है कितना एनर्जी होता है। कोई पूछेगा 1 AMU कितना एनर्जी है, तो 1 AMU इज 931.5। 1 इंटू सी स्क्वायर करना है। 1 AMU है तो उसको मैंने केजी में किया, सी स्क्वायर को वो अगर मैं सी स्क्वायर ही रहने देता तो जूल में आंसर आता। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डेल टाइम से ये रहा, डेल टाइम हमारा ये है इंटू 931.5 करेंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? ये एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? इसके अंदर और इसके अंदर। ये मास लॉस जो हुआ है, ये एनर्जी निकली, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? अल्फा पार्टिकल में, और जो थोरियम है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। बता सकते हो कौन सा ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा इस क्यू एनर्जी में से? ये जो क्यू एनर्जी तुम निकालोगे ना इसके अंदर, जो क्यू एनर्जी तुम निकालोगे इसके अंदर, ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? मिलियन इलेक्ट्रॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी? सॉल्व करोगे ना इसे 5.4। ये श्रेया ने निकाला है 5.4। यही आ रही है एनर्जी वैल्यू। यस सर।
इसको 0.0058 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5.4 आ गई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ये आ गई। अब ये एनर्जी जो आई ना 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब बताओ ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को हीलियम लेके जाएगा और थोरियम लेके जाएगा, यूरेनियम लेके जाएगा कि नहीं? यूरेनियम, यूरेनियम तो खत्म हो चुका है ना, क्या यूरेनियम इस एनर्जी को लेके जाएगा? यूरेनियम तो खत्म हो गया है, वो कन्वर्ट किसमें हो गया है? डॉटर न्यूक्लियाई में, थोरियम के अंदर, तो ये तो लेके नहीं जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम एनर्जी कौन लेके जाएगा, हीलियम की थोरियम? ये बताओ सोच के। हीलियम। हाँ, हीलियम जो छोटा मास वाला हीलियम। होगा वो ज्यादा एनर्जी लेके जाता है इसमें से। और कितनी लेके जाता है वो, कितनी लेके जाता है वो देखोगे अगर तुम इसमें सेकंड पार्ट, अगर एनर्जी कितनी लेके जाता है वो, मान लो मैंने इसके अंदर एनर्जी कितनी लेके जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा की, जो अल्फा की काइनेटिक वो लेके जाएगा क्यू का, वो क्यू का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ थोरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये कहोगे तो मैं डिराइव कर दूंगा, नहीं तो इसकी नीड नहीं है। क्या आ जाएगा आंसर इसमें? 5.4 इंटू मास ऑफ थोरियम कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मास ऑफ थोरियम कितना था 234.43, या 234 ही लिख दो इधर, तो डिवाइडेड बाय 234 प्लस 4 238। तो मैक्सिमम पार्ट एनर्जी का कौन ले गया, मैक्सिमम पार्ट जो एनर्जी का कौन लेके जाएगा? हीलियम। हीलियम ले जाएगा ना इसमें। ये कितना आ जाएगा? Yes, sir. ये कितना आएगा 234 बाय, ये तो 5.2 या 5.1 ऐसे कुछ आएगा, या 5 ही मान लो उसको आएगा, लगभग सेम ही रहेगा ना ये, Yes, मान लो sir. 5 आ गया। तो सिर्फ 0.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कौन लेके गया? Helium. हीलियम नहीं, थोरियम। नहीं, Thorium. 0.4 थोरियम, 5 हीलियम। हाँ 5 हीलियम। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन ले जाता है, ये दिमाग में बिठा लेना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन ले जाता है? जिसका मास कम, जिसका मास कम वो लेके जाता है। इसकी डेरिवेशन कहोगे तो मैं बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है ऐसी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है दूसरे के मास से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में टोटल मास, दूसरे के मास से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में टोटल मास एनर्जी को, तो ये आती है इससे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, तो उससे अगर हम वेलोसिटी चाहें तो वेलोसिटी भी निकल सकती है। वेलोसिटी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर करके निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकालनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर। एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर, ध्यान देना, ये जो ना, चलो मैं एक थोड़ा सा डेरिवेशन का बता ही देता हूँ उसके अंदर। ये अभी कुछ पार्ट समझ आया इसका कि नहीं? मैक्सिमम एनर्जी कौन लेके जाता है, छोटा वाला पार्टिकल। मैक्सिमम एनर्जी कौन लेके जाता है, छोटा वाला पार्टिकल। मैं थोड़ा सा इसके बाद बता देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पार्ट बता रहा हूँ। सपोज हमारे पास है ए कोई न्यूक्लियाई है, बड़ा पेरेंट न्यूक्लियाई ए है, ये कन्वर्ट हुआ बी के अंदर, डॉटर न्यूक्लियाई है, बी है हमारा डॉटर न्यूक्लियाई, और प्लस मिला अल्फा पार्टिकल, प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस साथ में मिली एनर्जी क्यू, साथ में मिली एनर्जी क्यू। बहुत कम मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर, बहुत कम मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी के अंदर। मास डिफेक्ट भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया तुम्हें, आगे जाके आएगा। तो अब इनिशियली जो है ए का, इनिशियली जो ए का मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो, कोई मूवमेंट नहीं। इनिशियली जो ए का मोमेंटम है वो जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। फाइनल मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। फाइनल मोमेंटम जीरो, पीआई भी जीरो है, पीएफ भी जीरो है। तो इसलिए अगर मैं पीएफ को जीरो करूं, फाइनल मोमेंटम को अगर मैं जीरो करता हूं, तो इसका मतलब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ बी इनटू वी बी प्लस एम अल्फा वी अल्फा आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे कि ये ना, ये जो दोनों चीजें होती हैं, एक अगर आगे जा रहा है ना, एक अगर जैसे अल्फा जो है ये v की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है v के लिए, तो ये ना हल्का सा पीछे जाता है, ये हल्का सा पीछे जाता है। जैसे तुम वो कह लो, इसमें एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे तुम उसको मान लो रिकॉइल ऑफ द गन, सुना होगा क्या, रिकॉइल ऑफ द गन? Yes, sir. जैसे अगर वो बुलेट निकलती है गन से, अगर बुलेट निकलेगी तो बुलेट तो बहुत तेजी से आगे भागेगी, बुलेट तो बहुत तेजी से आगे भागेगी, और हल्का सा गन जो है वो पीछे आती है।
तो इसलिए ना मैं इसको माइनस लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? रिकॉइल ऑफ द गन उससे उसके अकॉर्डिंग ये हल्का सा पीछे आता है, इसकी बैक साइड जाती है, तो इसलिए यहां से आ गया एम बी वी बी इज इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा, एम अल्फा वी अल्फा, यानी दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम। मोमेंटम दोनों का क्या है? सेम। मोमेंटम जो बी का है, डॉटर न्यूक्लियर का जो मोमेंटम है, वही मोमेंटम किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का। तो एक बात तो यहां से दिमाग में रख लेंगे, एक बात तो यहां से दिमाग में रख लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी अल्फा की बहुत ज्यादा होती है, प्रूव करेंगे भी। काइनेटिक एनर्जी अल्फा की बहुत ज्यादा होती है देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो उसके लिए मैं यहाँ से कुछ चीजें रब कर रहा हूँ, किसी को पूछना तो नहीं कुछ? देखो अब ध्यान देंगे इधर, ये मेरे को पता है मोमेंटम जो है, मोमेंटम अल्फा का जो है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी, ये मेरे को समझ आ गया है। अब इसके बाद मेरे को ये पता है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ध्यान देंगे, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, दिस एनर्जी रिलीज्ड, this energy will release will be distributed between B and alpha, and most of the energy will be taken by alpha only, most of the energy will be taken by alpha only। तो Q जो है यहां से होगा, Q होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। किसी को कोई डाउट? दिस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक बार ये सोचेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस चीज को, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर एम एम लगा दिया ऊपर, एक एम नीचे, तो ये क्या हो गया? पी स्क्वायर। समझिए कि नहीं? ये तो पी स्क्वायर बाय 2m लिख दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट। अब ये मेरे को पता है, ऊपर मैंने लिखी है एक चीज, ऊपर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि पी अल्फा जो है वो पी बी के इक्वल है, इसलिए इसलिए मेरे को यहाँ से रिलेशन मिल गई, Q इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पी अल्फा स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर मान लिया, बाय 2 कॉमन ले लिया, पी यहाँ पे अल्फा का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है, तो ये आ गया एलसीएम लेने के बाद एम अल्फा प्लस एम बी अपॉन में एम अल्फा एम बी, ये आ गया। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ से, पी स्क्वायर आ गया 2Q इंटू एम अल्फा एम बी डिवाइडेड बाय एम अल्फा प्लस एम बी, ये आ गया। अब पी स्क्वायर आ गया, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा मैं यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी अल्फा की निकालनी है अगर, ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विल बी पी अल्फा स्क्वायर बाय 2m अल्फा, पी अल्फा, पी स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही, ये अल्फा की भी है और बी की भी है, तो यहाँ से आ गया 2Q अल्फा इंटू एम बी डिवाइडेड बाय 2, एक मिनट, ये पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ना, 2Q बाय 2m अल्फा इंटू एम अल्फा प्लस एम बी, यहाँ से कुछ कैंसिल हो गया, देखो आ गया वही फॉर्मूला पीछे की नहीं, 2m अल्फा से 2m अल्फा कैंसिल, वही चीज आ गई पीछे की नहीं जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था, चेक करेंगे एक बार। देखो वही चीज आ गई कि नहीं? मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी अगर अल्फा की निकालनी है, अगर काइनेटिक अल्फा की निकालनी है तो मास लेंगे दूसरे का, बाय में एम अल्फा प्लस बीटा, मास लेंगे दूसरे का, और दूसरे का मास तो बहुत ज्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा की ज्यादा आएगी, ये प्रूव हो गया यहाँ से। इसलिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा की जो है वो बहुत ज्यादा होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी और डॉटर न्यूक्लियाई कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम काइनेटिक एनर्जी वाई की निकालेंगे तो क्या होगी, उसकी बी की निकालेंगे तो क्या आएगी? QMA अपॉन एम अल्फा प्लस एम पी। हाँ, है ना, वही सेम चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया।
अल्फा एमिशन होगा, उसमें जो मैंने बातें बताई हैं वो ध्यान रखेंगे। अल्फा एमिशन होगा, उसमें बातें मैंने पहले क्या बताई, पहली बात बताई मैंने इसके अंदर कि जो पोजीशन है डॉटर न्यूक्लियाई की, वो 2 पोजीशन लेफ्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। और दूसरा मैंने बताया n/p रेशियो, इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या बताया, n/p रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, n/p रेशियो विल इंक्रीज। और तीसरा मैंने इसके अंदर वेलोसिटी बताई है अल्फा पार्टिकल की, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये पार्ट ना मेनली फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री में नहीं है, और फिजिक्स से भी शायद हट चुका है, तो ये वो ध्यान रख लेंगे, जो मैंने बताया यहाँ पे डेरिवेशन, इसको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम यूज जरूर करोगे इस चीज को। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज टेकन बाय स्मॉलर पार्टिकल, ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज टेकन बाय स्मॉलर मास पार्टिकल, स्मॉलर मास पार्टिकल मोस्ट ऑफ द एनर्जी ले जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। मेरे को मेन पढ़ाना था कि n/p रेशियो बढ़ता है, वो मैंने बता दिया, अल्फा एमिशन से n/p रेशियो बढ़ता है, स्टेबिलिटी वेल मैंने समझा दिया तुम सबको। अब नेक्स्ट आया बीटा एमिशन। बीटा एमिशन, सबसे पहले बीटा एमिशन, बीटा पार्टिकल 2 तरीके का होता है, सही ना, बीटा पार्टिकल क्या है, 2 तरीके का, एक बीटा माइनस है और एक बीटा प्लस है, क्लियर। बीटा एमिशन 2 तरीके का है, एक बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस होता है, तो ये नोट कर लेंगे, 2 तरीके का बीटा पार्टिकल होता है। बीटा माइनस बीटा प्लस, तो ये -1E0 +1E0 +1E0 -1E0 +1E0। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए इसके अंदर। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो वो इसको कैसे एमिट करता है, या इसको कैसे एमिट करता है। हाउ, ये क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट, हाउ न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल, हाउ न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल दो इट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन। और जितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं वो सेम एनर्जी से एमिट होते हैं। अब ये ना आगे जो मैं बताऊंगा ना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, उनका प्रूफ ऐसे एज सच नहीं है कोई भी, जो मैं बताऊंगा तुम्हें ध्यान रखना है उसको। मेरे को तुम्हें मेन बताना है कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा पार्टिकल में जब भी बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन ही सोचना, पॉजिट्रॉन मत सोचना, पॉजिट्रॉन अनटिल एंड अनलेस मेंशन किया हो तभी सोचना है उसको। तो कोई बता सकता है क्लास में कि हाउ न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल, न्यूक्लियस जो है बीटा पार्टिकल कैसे एमिट करता है। चलो फिर ध्यान देंगे एक बार, न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल कैसे एमिट करता है। देखो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन है, ये ऐसा एजम्पशन है कि न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन हो गया 1p1, इलेक्ट्रॉन -1E0, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। साथ में एनर्जी रिलीज होती है Q। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं इधर, साथ में एनर्जी रिलीज होती है Q एनर्जी रिलीज होती है, सही ना, साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है Q, ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके अंदर ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये लाइक दिस बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, लाइक दिस बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, यानी न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। अब इससे क्या होगा, n/p रेशियो का ये बताओ पहले, n/p रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा इससे। कम हो जाएगा, एन कम होके पी ज्यादा हो जाएगा। n/p रेशियो है, n/p रेशियो है, क्योंकि अब न्यूट्रॉन खत्म हो गया तो प्रोटॉन बढ़ गया एक, तो नेचुरल सी बात है कि n/p रेशियो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था बीटा पार्टिकल में n/p रेशियो कम होता है, n/p रेशियो इसमें कम होता है। अब इसमें ना साथ में एक पार्टिकल मिलता है, ध्यान देना, साथ में एक पार्टिकल मिलता है इसके, इलेक्ट्रॉन जब भी एमिट होता है ना, साथ में एक मासलेस, चार्जलेस, इनविजिबल पार्टिकल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये है एंटी न्यूट्रिनो, ये एमिट होता है इसके साथ, ये इसके साथ एमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो। जब भी बीटा एमिशन होगा तो एंटी न्यूट्रिनो विच इज ए फॉर्म ऑफ वेरिएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ये वेरिएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है,
चार्जलेस है, मासलेस है, इनविजिबल है। ये एक वेरिएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जितनी इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है ना, यहाँ पे मान लो टोटल एनर्जी क्यू रिलीज हुई है, मान लो अगर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई है, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर रिलीज हुई है ना, तो 10 में से अगर मान लो इसने ली है 7, तो ये लेगा 3। इसकी तो इसमें नहीं होगा। जब ये एमिशन होगा, बीटा एमिशन, इसमें मत मानना इस चीज को, बस एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है साथ में, ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, बस ये ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ कि कैसे एनर्जी रिलीज होती है। मान लो कोई पार्टिकल है, से पार्टिकल लिया मैंने, ए गिव्स बी प्लस ए गिव्स बी प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस क्यू। ध्यान रखेंगे। एंटी न्यूट्रिनो, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, एंटी न्यूट्रिनो जो है ना, ये एमिट क्यों होता है। एंटी न्यूट्रिनो जो है ये एमिट क्यों होता है, ये भी एजम्पशन है। ये साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उसके बेसिस पर निकाला हुआ है। क्यों एनर्जी रिलीज हुई, अब बताना पहले तो। ये क्यू जो है, क्यू जो एनर्जी है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी कौन लेके जाएगा। ये इसमें एग्जांपल अगर चाहिए, हाँ एक मिनट, QS। अगर हाँ इसमें अगर ना एग्जांपल चाहिए बीटा वाले के लिए, तो वो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ये लिया मैंने 7n14। कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। 6c14 रेडियो एक्टिव है, प्लस नहीं, इसमें वो गलत कर दिया मैंने, एग्जांपल उल्टा लेंगे ना इसमें। 6c14 रेडियो एक्टिव है, 6c14 7n14 प्लस -1e0। बैलेंस हो गया पूरा कि नहीं, बैलेंस हो गया सारा। साथ में क्या मिलेगा इसके, साथ में क्या मिलेगा इसके, एंटी न्यूट्रिनो। ये क्यों होता है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ अभी, प्लस क्यू। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। समझ आ गया कि नहीं है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ये मैंने मान लिया ए, ये मान लिया बी, इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहा है ये, और एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, मैं प्रूव कर रहा हूँ, और प्लस क्यू। ध्यान देंगे अब, देखो देखो, इसमें ए मिला, बी मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, साथ में एनर्जी रिलीज हुई। अब जो ये एनर्जी रिलीज होती है ना इसके अंदर, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। मान लो अगर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले गया ये, 7 ये ले गया, और ये ले गया, सपोज इसकी तो फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी देगा ना, वो वेरिएबल एनर्जी देता है। इसकी मान लिया मैंने 0.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले गया, बाकी बची हुई एनर्जी कहाँ गई इसमें। ये ऐसा था, एनर्जी 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास निकली एक एक्सपेरिमेंट में, और 0.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास मिली बी के पास, तो बची हुई 2.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ गई। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए ये मान लिया कि एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उससे एंटी न्यूट्रिनो याद रखना, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है उसमें न्यूट्रिनो निकलेगा। तो उसको कंजर्व करने के लिए ये मान लिया गया, उसको एनर्जी को कंजर्व करने के लिए मान लिया गया कि साथ में एक पार्टिकल निकला होगा जो कि मासलेस होगा, चार्जलेस होगा, इनविजिबल होगा। तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए माना था ये। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 8, क्योंकि ये वेरिएबल एनर्जी ले सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो वेरिएबल एनर्जी ले सकता है, और इसकी 0.2 ही होगी। तो अब बची कितनी एनर्जी, 1.8। तो 1.8 एनर्जी कहाँ गई, वो गई किस वेरिएबल फॉर्म में। एनर्जी कौन लेगा, एंटी न्यूट्रिनो भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो 1.8 किसके पास गई, एंटी न्यूट्रिनो के पास। तो ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, तब पता लगा कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो एनर्जी कौन लेके जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी एमिट होता है, तो एक एंटी न्यूट्रिनो जरूर एमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो जरूर एमिट होगा, और वो बची हुई एनर्जी लेके जाता है, ऐसा मान लिया। समझ आ गई बात कि नहीं है, ये बात समझ आ गई कि नहीं। यस सर। ये ध्यान रखना इसके अंदर, हाँ ये ध्यान रखना चीज के अंदर। तो इसलिए एंटी न्यूट्रिनो साथ में एमिट हुआ। एक तो रीजन ये था, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, सही ना। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ। एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन भी। मान लिया मैंने इसका स्पिन मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम इसका, स्पिन मोमेंटम इसका अगर हाफ है, इसका हाफ, इसका हाफ, ये हाफ आ गया। अब तो यहाँ पे हाफ स्पिन मोमेंटम है, यहाँ पे क्या है 1 हो गया। इसीलिए स्पिन मोमेंटम को भी कंजर्व करने के लिए, स्पिन मोमेंटम को भी कंजर्व करने के लिए ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से,
यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आएगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो ये आया, और इसमें ले लिया माइनस हाफ, तो अब कंजर्व हो गया ना, हाफ माइनस हाफ कैंसिल, हाफ हाफ आ गया ऐसे करके। तो ये भी एक स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ है। स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ये एमिट हुआ है। और ये भी ध्यान देंगे एक बार, नीचे ग्राफ बनेगा नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो इधर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर है, और यहाँ पे है इनकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी है। सपोज ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है, ये ऐसे वेरी कर रही है, तो एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी कैसे वेरी करेगी, पता लग गया, नंबर ऑफ यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनोज है, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये कैसे वेरी करेगी, जब इसकी मैक्सिमम थी तो इसकी होगी मिनिमम थी, सॉरी, जब इसकी मिनिमम थी तो इसकी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हो गई, और जब इसकी मैक्सिमम थी तो इसकी मिनिमम हो जाएगी, और फिर बाद में कांस्टेंट। ये एंटी न्यूट्रिनो के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये एंटी न्यूट्रिनो के लिए ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होगा। मैंने बताया था ना भी, उसकी 5 है तो इसकी जो 8 थी, जैसे 10 रिलीज हुई, 8 इलेक्ट्रॉन ले गया, तो 2 कौन लेके जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो, बी तो लेके जाएगा नहीं, उसमें तो बहुत ही कम जानी है एनर्जी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होता है इलेक्ट्रॉन का और एंटी न्यूट्रिनो का, जब वो मैक्सिमम तो ये मिनिमम। तो समझ गए कि नहीं है, तो इसलिए इस तरह। और सेम पॉजिट्रॉन के अंदर होगा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेम पॉजिट्रॉन के अंदर होगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है, वो प्रोटॉन से कन्वर्ट होगा, पहले न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिट्रॉन देगा न्यूट्रॉन प्लस 1 E0 पॉजिट्रॉन, और साथ में रिलीज होगा न्यूट्रिनो, साथ में रिलीज होगा न्यूट्रिनो। क्यों रिलीज हुआ, वो सेम चीज है, सारी डिटेल सेम है, Q प्लस Q। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए और मोमेंटम को, स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिनो एमिट हुआ। न्यूट्रिनो मासलेस, चार्जलेस, इनविजिबल, वेरिएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पार्टिकल है, और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है दैट इट कैन पास थ्रू लाइट ईयर्स ऑफ सिल्वर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू पता है ना क्या होती है, 1 लाइट ईयर निकालना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लेंथ की, डिस्टेंस की। तो इतना ज्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि ये लाइट ईयर्स को भी पास कर सकता है, सिल्वर के या मेटल, सिल्वर के, आयरन के, इन सबके लाइट ईयर को भी पेनिट्रेट कर सकता है, इतनी ज्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो पॉजिट्रॉन से n/p रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, n/p रेशियो बढ़ेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिशन से n/p रेशियो कम होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिशन से n/p रेशियो कम होता है। मान लिया एल्यूमिनियम, ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, गामा पार्टिकल्स में नेक्स्ट टाइम बता दूंगा तुम्हें, गामा पार्टिकल जो है। अच्छा, अभी क्लास कंटिन्यू करनी है आगे क्या? नहीं सर। नो सर। चलो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर क्लास। ये क्वेश्चन देखो अगर पूरा हो जाए तो। क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम जो है 1329 है, स्टेबल है एल्यूमिनियम 1327, तो किस चीज का एमिशन होगा?